Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. Class 8 SST chapter India after independence. Okay, my dear, I hope you have remember what we studied. हमने क्या पढ़ा, आपने इसके बारे में, आपको अगर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, dear student, if you have remember what we studied in this chapter, हम लोगों ने इस चैप्टर में भारत की कई सारी समस्याओं पर बात की. We had studied on the different problem of India when India was become free from Britishers. जब भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, तो भारत के सामने स्वतंत्रता के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और फिर किस तरीके से हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा देश भारतवर्ष किस तरीके से विकास के मार्ग पे आगे बढ़ा. These all points which we studied in our class. I hope you have remember that when we are discussing, when the topic, the constitution is written, was discussed by me in class. When the topics, how the states were made, the topic which we read, language problem, the conflicts of language, नेशन लैंग्वेज, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए एक भाषा कौन सी होगी, इस मुद्दे पे जो विवाद उठा कि केंद्र मजबूत होगा या स्टेट, सेंटर को पावरफुल बनाना है या स्टेट को बनाना है, और फिर किस तरीके से दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग, मीडियम पथ लिया गया, अडॉप्ट किया गया. हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरीके से पोट्टे श्री रामुलु, जो गांधीवादी लीडर थे, उन्होंने 58 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद अपनी जान दे दी, और फिर कांग्रेस को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा. हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन पे बात की थी. हम लोगों ने कहा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, हम लोगों ने यह भी देखा कि उस समय पूरी दुनिया दो पार्ट में बढ़ चुकी थी, दो भागों में डिवाइडेड थी. यूएसएसआर और यूएसए, रूस जिसको आप सार्क में कह सकते हैं, सोवियत संघ रूस और अमेरिका, दो ताकतवर देश थे, पावरफुल देश थे. पूरी दुनिया लगभग दो धड़ों में बटी थी. लेकिन 1947 का वो समय, 1947 का वो टाइम, जब भारत के साथ साथ लगभग 29 इंडिया के साथ साथ लगभग 28 कंट्रीज कहता है कि कंट्री ऐसे थे जो ये सोच रहे थे हमें क्या होना है, हमें ना ही यूएसएसआर के रूप में जाना है,
सोच रहती है कि हमें ना यू एस एस आर का पार्ट बनना है और ना ही हमें यू एस ए का पार्ट बनना है। और इन 29 कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया? इन 29 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो नेम बनाएंगे। माय डियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड और तब हमारा देश भी नैम के फाउंडर मेंबर के रूप में एक सदस्य बना। देश जिसने पहली बार ही सोचा कि हमें एक ऐसे राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी महत्वपूर्ण रोल निभाए, लेकिन साथ ही साथ देश का विकास भी। मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश के विकास के सामने कितनी समस्याएं थी। I hope you have remembered when I taught you that the different language, different culture, caste, religion, creed, sect, and I think a lot of diversity. Even if India united himself, अपने को उसने मजबूत किया और ये उसकी मजबूती एक सशक्त राष्ट्र के रूप में सामने आई। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की थी अपने क्लास में, कल के वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे उन चीजों को जिन्होंने हमें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। हम लोगों ने चर्चा की थी प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन का गठन किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन बना भारत के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और फिर यहीं पे 5 ईयर प्लान, और 5 ईयर प्लान में पहली प्लान आई हमारे पास 1951 टू 1956। और फिर इसके बाद प्लानिंग कमीशन ने इस प्लान को आगे बढ़ाया 51 to 56। Then after 1956 to 62, और फिर प्लानिंग कमीशन चलती गई। करीब करीब कितने प्लानिंग कमीशन आए? कहता है कि भारत में 12 प्लानिंग कमीशन के बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इन प्लानिंग कमीशन के स्वरूप को बदल दिया। प्लानिंग कमीशन का रूप बदला। वर्तमान समय में भारत में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग काम करती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, लेकिन एम भारत का विकास ही था। आज भी, कल भी और आने वाले भविष्य में भी सरकारें आएंगी, गवर्नमेंट्स बनेंगे, गवर्नमेंट जाएंगे, लेकिन भारत के विकास के लिए भिन्न भिन्न पॉलिसियां, भिन्न भिन्न कानून,
बनते रहे। प्लानिंग कमीशन उन्हीं का हिस्सा था। और फिर सेकेंड प्लानिंग कमीशन में, सेकेंड 5th ईयर प्लान में भारत में औद्योगिकरण की बात की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, बड़े बड़े डैम बनाए गए। इन डैम में भारत को जल विद्युत शक्ति में मजबूत स्थिति में लाने का महत्वपूर्ण काम किया। इंडस्ट्रीज लगाई गई रसिया की मदद से, कई सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए और फिर भारत की मिक्स्ड इकोनॉमी पे बल दिया गया। प्लानिंग कमीशन ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। उसने देखा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे गरीबी है, जहां पे हर तरह के लोग हैं, जहां पे हर तरह की लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस भी है। आई मीन टू से दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट दैट कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन द मिक्स्ड इकोनॉमी दैट वुड बी बेस्ट ऑप्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इफ वी एक्सेप्टेड एंड इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इट। भारतीय सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे बल दिया। जैसे ही हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तैसे आपको दो चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स के जो भी उद्योग आते हैं वो सब, या अगर सामान्य भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर, पास्टोलिज्म और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी ध्यान देना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी हमें जोर देना पड़ेगा। दैट हैपेंड, ऐसा हुआ। भारत ने विकास की गति को पकड़ा और धीरे धीरे भारत आज 21वीं सदी में विश्व के महानतम और ताकतवर देशों के रूप में अपने को स्थापित कर लिया। हमने कल आपको कई सारे बुक में दिए गए फिगर जो पिक है उसके आधार पे बात की थी। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था एक डैम का पिक दिया हुआ है, फिगर 6। फिगर 6 के बाद फिगर 7 है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखा रहा है, इंडस्ट्री को दिखा रहा है। फिगर 8 है जहां जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं, भिलाई में स्टील प्लांट लगाया जा रहा है यूएसएसआर की मदद से। फिगर 9, फिगर 10, इन सब पे हमने कल चर्चा विस्तार से की थी। माय डियर स्टूडेंट, these all points discussed by me in your previous class, in my previous video. Dear, I hope you are getting what I am saying. आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे के क्या रीजंस थे, क्या कारण थे। एक लंबी परंपरा, 60 ईयर का हमारा देश, आज 70 ईयर्स का हमारा देश। आपके बुक में लिखा है द नेशन 60 ईयर ऑन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। लेकिन 60 ईयर की जगह अब हम यहां कह सकते हैं द नेशन 70 ईयर ऑन। तो 70 ईयर में हमारे देश में क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इन चीजों पे हम अभी बात करते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे, और आपका नेक्स्ट टॉपिक है द नेशन 60 ईयर। The nation the nation 60 year on. Okay, this is our last part.
इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का लास्ट टॉपिक है द नेशन 60 ईयर ऑन। 60 सालों में देश ने क्या प्रगति की, इन चीजों पे हम बात करेंगे। ऑन 15 अगस्त 2007, कब? ऑन 15 अगस्त 2007 अब मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि ये 60 ईयर कब पूरा हो रहा था? 2007 में। ओके, तो कहते हैं ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 years of its existence as a free nation. How well has the country done in this time? And to what extent has it fulfilled the ideals set on its constitution? भारत ने क्या अपनी उस महत्वाकांक्षाओं को, भारत ने अपने उन उद्देश्यों को क्या पा लिया था जिसको हमारे संविधान समिति के सदस्यों ने, जिसको हमारे संविधान ने फ्यूचर के लिए सेट किया था? क्वेश्चन मार्क। कहता है हाउ वेल हैज द कंट्री डन इन दिस ईयर? किस तरीके से, कैसे हमारे देश ने अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त किया या आगे बढ़ा, क्या किया? एंड टू व्हाट एक्सटेंट दिस फुलफिल्ड द आइडियल्स सेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन? जो आइडियल्स थे संविधान के, क्या वो फुलफिल किए? कहता है, आंसर देता हुए कहता है कि दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड। भारत आज भी यूनाइटेड है, संयुक्त है, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में है। इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड दैट इट इज स्टिल डेमोक्रेटिक। आज भी इंडिया लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया यूनाइटेड है। आवर अचीवमेंट्स इज दैट वी माइट जस्टली बी प्राउड ऑफ। और ये दो चीजें हैं जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। दो चीजें, फर्स्ट यूनाइटेड, और सेकेंड कनेक्टेड है इससे। सेकेंड है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक है, हमने एक लंबा सफर तय किया 60 ईयर का। 60 ईयर के इस सफर में हमने अपने को दो चीजें, जो हमारी मूलभूत विशेषताएं थी, जो हमारी बेस क्वालिटी थी, यूनाइटेड नेशन के रूप में रहना, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में बना रहना, और दूसरा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपने को स्थापित रखना। I hope you are getting what I am saying, my dear student. Because in the starting of this chapter, I was discussed that in India, the different caste, class, creed, community, religion, language, dress, culture, custom, festival, people they lived. ऐसे लोग भारत में रहते थे। इट इज द मेजर प्रॉब्लम फ्रंट ऑफ इंडिया दैट हाउ कैन वी यूनाइट देम।
और without unity the development can't be. Without unity development cannot be sustained a long time. So that's why unity is our strength. एकता हमारी ताकत है और आज भी हम लोगों ने उस यूनिटी को बना कर रखा, यूनाइटेड है। दूसरी प्रॉब्लम पे हमने बात की थी प्रिंसली स्टेट्स। 565 above 565 princely states, they wanted to treat him as a separate nation. But our constitution, but our Constituent Assembly member Sardar Vallabhbhai Patel, he did hard work. किसके लिए? मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स, इन प्रिंसली स्टेट्स की मर्जर के लिए उन्होंने भारत में इसको मिलाया और आज भी ये देश भारत के एक अंग के रूप में अपने को पाते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दो चीजें इस पे आप बात कर सकते हैं, इसके साथ आप आसानी से अपनी बातों को क्लियर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। माय डियर, तो दो चीजें जो आज भी हमारे साथ है वो है हमारी यूनिटी और दूसरा है हमारी डेमोक्रेसी, या हम डेमोक्रेटिक हैं। United and democratic are achievements that we might justly be proud of. Many foreign observers had felt that India could not be survived as a single country, that it would break up into many parts, with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. Others believed that it would come under military rule. However, as many as 13 general elections have been held since independence, as well as hundreds of states and local elections. There is a free press as well as independent judiciary. Finally, the fact that people speak different language or practices different faith has not come in the way of national unity. My dear, how strange this matter. When India born as a new country, I mean to say that India free from Britishers in 1947. Having seen the condition of the India, भारत की स्थिति को देख करके, a lot of Western scholar, Western observer, they felt that India would not be united. Why? Because again I am saying, different language, different caste, different religion, different creed, different sect, different something. And second thing is that what they observe by Western scholar, they thought that India are divided into different separate nation on the basis of linguistic group. भाषा के आधार पे हमारा देश बदल जाएगा. But what happened? क्या ये हुआ? No. It is our. हम दे सकते हैं इसके लिए अपने संविधान को. हम अपने इसका श्रेय हम अपने संविधान को दे सकते हैं. Why it was not happened? Because of our constitution. Our constitution that was based on the very, I mean to say that कि powerful base, मजबूत आधार पे खड़ा है.
our constitution stand on the powerful base. It is minutely examine the problem of India, and on the basis of that, our Constituent Assembly made rule for them. That's why our India not divided in different part as a nation. चाहे वो भाषा के आधार पर टूटने की बात हो, चाहे वो धर्म के आधार पर टूटने की बात हो, एक बार हम लोगों ने कम्युनिज्म के आधार पर देश को टूटते हुए देखा था। इस बात की चिंता, इस बात के लिए दोनों लोग, हमारे देश के जनता और हमारे देश के संविधान निर्माता, दोनों इस बात से अवगत थे कि ऐसी कंडीशंस दोबारा ना आए जिससे हमारा देश एक बार फिर खंडों में टूट जाए, वर्गों में बंट जाए। और उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस, दैट इज आल्सो the special quality of our democratic system. Everyone have uses their freedom of speech and expression right. अपने बातों को कहने का अधिकार सभी को है। प्रेस, फ्री जुडिशरी सिस्टम, हमारे देश में फ्री जुडिशरी सिस्टम है। I hope you have remembered the condition of Pakistan. What happened there when Parvez Musharraf became the डिक्टेटर? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, अपेक्स कोर्ट को ही क्या किया? उनके न्यायाधीशों को ही पद से हटा दिया। लेकिन क्या इंडिया में इस तरह की घटना हुई? नहीं। इंडिया अपने डेमोक्रेटिक फॉर्म में, अपनी मजबूत स्थिति में आज भी खड़ा है। दैट इज द स्पेशल क्वालिटी। दैट्स वाई I am saying, on the other hand, the deep division persists. Dispute constitutional guarantees, the untouchables, or as they are now referred to, the Dalits, face violence, discrimination in many parts of rural India. They are not allowed access to water source, temple, park, and other public place. And that despite the secular ideals enshrined in the constitution, there have been clashes between the different religious groups in many states. Above all, as many observers have noted that the gulf between the rich and the poor has grown over the year. Some parts of India and some group of Indians have benefited a great deal from economic development. They live in large houses and dine in the expensive restaurants, send their children to expensive private schools and take expensive foreign holiday. At the same time, many other countries to live below the poverty line, housed in urban slums, are living in remote villages on India that ill little. They cannot afford to send their children to school. The constitutions recognize equality before the law, but in real life, some Indians are more equal than others. Judged by the standard of such self-independence, the Republic of India has not been a great success, but it has not been failure either. My dear, what I am telling you is a very strange matter with us that our India nowadays, having seen the problem of India, which we face in our society, on basis of that, and our examinations, we can say the Republic of India has not been the great success. But we have to also say that it has not been a failure either. भारत पूरी तरीके से सफल तो नहीं हुआ, लेकिन भारत पूरी तरीके से असफल भी नहीं हुआ. We will continue this topic in your next class also.
एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ इंडिया। माय डियर, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। क्यों भारत फेल्योर है, क्यों भारत सक्सेस है, फेल्योरनेस के रीजन क्या है और किस आधार पे ऑब्जर्वर ने इस बात को देखा, और सक्सेस क्यों है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके आधार पे हम भारत को सक्सेस कह सकते हैं। उन बातों पर फिर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।